नमस्कार दोस्तों। आप लोगों ने जब बचपन में छोटे छोटे रहे होंगे तो कुछ ऐसे बच्चे देखे होंगे जो गेम को स्पॉइल कर देते थे। जैसे आप कोई भी खेल खेल रहे हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, अगर उनकी बैटिंग नहीं आई या उनका उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला या फिर उनके प्रति आपने खेल में थोड़ा सा उन्हें प्रेफरेंस नहीं दिया, उन्हें ऐसा लगा कि यार मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मुझे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया जा रहा है खेल में, तो वो लोग क्या करते थे कि गेम को स्पॉइल कर देते हैं। जैसे आपने कैरम बोर्ड में गिट्टियाँ बिखारी हुई हैं और लग रहा है कि बस अब वो हारने ही वाला है, तो वो सारी गिट्टियाँ ऐसे हाथ से बिखेर दिया करते थे। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्पॉइलर होते हैं और ये स्पॉइलर सारी ज़िंदगी स्पॉइल करने का काम ही करते हैं। और इस समय सबसे बड़े स्पॉइलर मुझे लग रहा है कि चिराग पासवान बनते जा रहे हैं। देखिए, जहाँ केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें चल रही हैं, अब सुनने में आ रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार एक दिन आगे बढ़ा दिया गया है। अब 8 जुलाई को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जो अभी तक खबरें मिल रही हैं। अभी कोई कन्फर्म सूचना इसके बारे में है भी नहीं कि मंत्रिमंडल विस्तार किया जा रहा है तो किस तरीके से किया जा रहा है, किसे किसे शामिल किया जा रहा है। अभी ये चर्चाएं चल भी नहीं रही हैं, मतलब चर्चाएं चल रही हैं लेकिन इसकी कन्फर्मेशन जो है, जो कन्फर्म न्यूज़ है, वो अभी सरकारी तंत्र के हिसाब से कहीं से आई नहीं है। हालांकि गतिविधियां सारी चल रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, ये भी खबरें आ रही हैं कि कौन कौन मंत्री बन सकता है, सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ऑफिशियली अभी कुछ नहीं कहा गया है। ये तय है कि इस सप्ताह होना है मंत्रिमंडल का विस्तार। चिराग पासवान की बात कर रहा था मैं। चिराग पासवान आज केंद्र में मंत्री होते अगर उन्होंने नरेंद्र मोदी की बात मानी होती। जब रामविलास पासवान का निधन हुआ था और नरेंद्र मोदी उनके घर गए थे, नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपने कंधे पर सिर टिकाकर उनको ढाढ़स बंधाया था। और उसके बाद जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी चिराग पासवान से कहा था कि हम आपके साथ हैं और हम रामविलास पासवान को अपने मित्र के रूप में देखते हैं और आपको हम चाहते हैं कि जिस तरह से रामविलास पासवान हमारे साथ रहे उस तरीके से आप हमेशा हमारे साथ बने रहें। लेकिन गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ वहाँ हुई जब चुनाव होने जा रहा था बिहार में पिछले साल, और चुनाव के ठीक पहले चिराग पासवान ने ये कहना शुरू कर दिया कि हम एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ेंगे और हम 100 से ज़्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी 100 से ज़्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी बिहार के विधानसभा चुनाव में। ये कहना शुरू कर दिया था चिराग पासवान ने। पता नहीं उन्हें कहाँ से ये दिव्य ज्ञान हो गया, किसी ने उन्हें ये बता दिया कि अब आपके कंधों पर पार्टी का भार आ गया है, रामविलास जी नहीं रहे, तो ऐसी स्थिति में आपको कोई बोल्ड सा स्टेप लेना चाहिए। और इससे बोल्ड स्टेप उन्हें कोई और नज़र नहीं आ रहा कि एनडीए से अलग होकर अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने चल दिए बिहार का। जबकि वहाँ सबको पता है कि एनडीए का पार्ट बन चुके थे जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी उन्हें प्रॉमिस कर चुकी थी कि आपको हम काफ़ी सीटें देंगे, जितनी सीटों पर हम लड़ेंगे, कि अगर 250 सीटें हैं, 290 के आसपास पता नहीं कितनी सीटें हैं वहाँ पर, तो 100 सीट अगर हम लड़ेंगे तो 100 सीट ही आपको देंगे और बाकी हम चिराग पासवान की पार्टी को दे देंगे, क्योंकि वो एनडीए का पार्ट है। लेकिन चिराग पासवान को तो दिव्य ज्ञान हो चुका था, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो 100 से ज़्यादा सीटें लूँगा और सब पर लड़ूंगा। और उन्होंने अंत में ये भी कह दिया, चिराग पासवान के मन में आशंका भी थी कि पता नहीं हम लोग इतनी सीटें जीत पाएंगे या नहीं, तो इसलिए उन्होंने ये भी कह दिया, नरेंद्र मोदी की वजह से उन्होंने बीजेपी के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाने की कोशिश की और उन्होंने ये कह दिया कि हम उन सीटों पर प्रत्याशी नहीं उतारेंगे जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे, बल्कि हम उन सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे जहां पर प्रत्याशी होंगे जनता दल यूनाइटेड के। और उन्होंने ऐसा ही किया। पार्टी ने, बीजेपी ने उन्हें खूब मनाया। जेपी नड्डा ने भी कहा, अमित शाह ने भी कहा कि भाई ऐसा मत करो, आप एनडीए का पार्ट रहो, 20-25 सीटें आपको मिल जाएंगी और उनमें से आप 10-12 तक विधायक अपने बनवा सकते हो, मान जाओ, हमारी बात मान लो। लेकिन चिराग पासवान नहीं माने। उन्हें तो खुंदक थी कि नीतीश कुमार को मुझे सबक सिखाना है, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ उनके पिता की पटरी कभी नहीं बैठी। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं बिल्कुल अपने पिता का अब मैं उत्तराधिकारी हूँ, मैं सारे वो काम करूँगा जो मेरे पिता करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए। लेकिन चिराग पासवान भूल गए कि रामविलास पासवान बहुत होशियार नेता थे और हमेशा भांप जाते थे कि वक्त का जो
पलड़ा है वो किसकी तरफ झुक रहा है और वो उसी तरफ चले जाया करते थे। यहाँ गलती कर दी चिराग पासवान ने, और चिराग पासवान का केवल एक विधायक बना, उसे भी जेडीयू ने अपनी तरफ मिला लिया। और अब जबकि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है और उनके चाचा जो इस समय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं, पशुपति पारस, तो अब वो कह रहे हैं कि अगर उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया तो मैं कोर्ट जाऊंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूं, पार्टी भी मेरी है, समर्थन भी मेरे पास है, मेरी अनुमति के बिना पार्टी के कोटे से किसी भी सांसद को मंत्री बनाना गलत है। अरे भाई, पार्टी आपकी कैसी है जब आपके 6 में से 5 सांसद एक तरफ हो चुके हैं, आपके चाचा को पार्टी के संसदीय दल के नेता की मान्यता मिल चुकी है, तो आप किस तरीके से कह रहे हैं कि पार्टी आपकी है? पार्टी तो आपके हाथ से निकल चुकी है कब की। कानूनी दांवपेच आपके समर्थन में कुछ नहीं है। उन्होंने ये कहा कि हमारा पार्टी का अंदरूनी मामला चल रहा है, विवाद चल रहा है, और इस विवाद के बीच अगर ऐसे सांसद को मंत्री बनाया जाता है जिसे पार्टी निकाल चुकी है तो यह गलत होगा। मुझे नहीं लगता कि पीएम मोदी ऐसा करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो मैं राजनीतिक और कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार हूं। और चिराग ने यह भी कहा कि अगर चाचा पशुपति पारस को मंत्री बनना है तो जेडीयू में शामिल करके बनाए, लेकिन एलजेपी के नाम पर नहीं। उन्हें ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है कि जेडीयू में शामिल कर ले, लेकिन एलजेपी तो मेरी है, मेरे पिताजी की पार्टी है। इसके अलावा चिराग पासवान ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सबसे पहले टूट जनता दल यूनाइटेड में होगी। अब देखिए कितने बड़े राजनीतिकार बन रहे हैं। नीतीश कुमार की सरकार 1.5-2 साल से ज़्यादा नहीं चलेगी, चिराग पासवान कह रहे हैं। और रामविलास के विचारों को कुचलते हुए जिन लोगों ने अलग गुट बनाया, तुरंत उन्हें निष्कासित किया गया है, उनकी प्राथमिक सदस्यता भी खत्म की गई है। चुनाव आयोग को भी इसकी जानकारी दी गई है। पार्टी के नाम पर उन्होंने आयोग में कोई दावा नहीं किया है, खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं बताया है। ये मतलब वो अपने चाचा के बारे में कह रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि लोक जनशक्ति पार्टी में 13 जून को ये आपस में खटपट शुरू हुई थी और 14 जून को चिराग पासवान को छोड़ बाकी 5 सांसदों ने संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई थी। इसमें हाजीपुर सांसद पशुपति कुमार पारस को संसदीय बोर्ड का नया अध्यक्ष चुन लिया गया था। इसकी सूचना लोकसभा स्पीकर को दी गई थी। 14 जून की शाम तक लोकसभा सचिवालय से उन्हें मान्यता भी मिल गई थी, क्योंकि ऊपर पार्टी बीजेपी हाईकमान नड्डा, अमित शाह, मोदी कह चुके थे कि ठीक है, चिराग पासवान ने पहले हमारी बात नहीं मानी थी, अब उसे सबक सिखाया जाए। और इसके बाद चिराग पासवान ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक बैठक बुलाई और 5 सांसदों को लोक जनशक्ति पार्टी से हटाने की अनुशंसा कर दी। फिर 17 जून को पटना में पारस गुट की बैठक में उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया, मतलब पारस को। तो अब चिराग पासवान किस आधार पर ये कह रहे हैं कि वो मुकदमा लड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे? अब चिराग पासवान की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि अगर वो नरेंद्र मोदी के पैर पकड़कर भी उनसे माफ़ी मांगेंगे तो शायद उन्हें माफ़ी ना मिले, क्योंकि उन्होंने एक तरह से स्पॉइलर का काम किया था और उन्होंने जेडीयू की इतनी सीटें कम करा दी थी कि एक समय ऐसा लगने लगा था बिहार में कि शायद इस बार तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे और राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस का जो गठबंधन है इसकी सरकार बन जाएगी। वो तो गनीमत रही कि किनारे किनारे पर बहुमत मिल गया और सरकार बन गई जनता दल यूनाइटेड और एनडीए की संयुक्त जो सरकार थी। अब ऐसी स्थिति में चिराग पासवान अगर ये उम्मीद करते हैं कि नरेंद्र मोदी उनसे सिंपैथी दिखाएंगे तो वो गलतफहमी में है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत, और स्थिति चिराग पासवान की यही है। चिराग पासवान पर पहले भी बहुत वीडियो मैंने बनाए हैं और आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, मेरे चैनल के मेंबर बने। और अगर आपको चैनल में मुझसे लाइव जुड़ना है, मुझसे व्हाट्सएप के जरिए जुड़ जाना है, तो चैनल के सब्सक्राइब बटन प्रेस करने के साथ साथ आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। हाय, दिस इज ज़ारा खान और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही अच्छे राइटर हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उनका आर्टिकल पढ़ के हमेशा बहुत अच्छा लगता है बिकॉज ऑफ द वे ही आर्टिकुलेट्स देम। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर, like and subscribe to his channel and hit the bell icon.